साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आप सबको बताने के लिए और भी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा तमाम ठग कंपनीज के विषय में, उनके भुगतान के विषय में कि कैसे आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो इसलिए पूरे वीडियो को तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि तमाम देश के लोगों को पता चल सके, उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जिनका पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। तो लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है साथियों, ताकि हम एक विशाल जनमत तैयार करके देश के इस पूरे बेईमान सिस्टम को उस कानून के समक्ष झुका सकें, उस न्याय के समक्ष झुका सकें जो खुद हमारी संसद ने देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी के अधिकार के रूप में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर दिया है। लेकिन चूंकि आप एकजुट नहीं हैं, जनमत पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार ये इतने व्यापक और सार्वभौमिक कानून को भी रद्दी की टोकरी में फेंकने का षड्यंत्र रच रही है। और यदि आप एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आवेदन करने के बाद आपको मिल जाएगा, बिना किसी वकील की, बिना किसी दलाल की सहायता के साथियों। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको सबको, जनमत पैदा करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और यदि आप आवेदन नहीं करेंगे, ठग और उनके दलालों की बातों में बहकावे में आकर इधर उधर दौड़ते रहेंगे, तो न सेबी आपको पैसा दिला सकेगा, न सुप्रीम कोर्ट आपको पैसा दिला सकेगा, न कोई हाई कोर्ट, न कोई एनसीएलटी, न कोई लिक्विडेटर। चूंकि ये सब सरकार का षड्यंत्र है और सरकार चाहती है कि लोग वाट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन ना करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के झांसे में आ जाएं, हाई कोर्ट्स के झांसे में आ जाएं, एनसीएलटी के झांसे में आ जाएं, लिक्विडेटर के झांसे में आ जाएं और सहारा सीआरसी पोर्टल जैसे गैर कानूनी पोर्टल्स के झांसे में आकर वो आपस में बटे रहें, एकजुट ना हों, वाट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की मांग ना करें। सरकार का, ठगों का और उनके दलालों का यही षड्यंत्र है। इसलिए सरकार चूँकि सीधे सीधे वाट्स एक्ट 2019 की खिलाफत नहीं कर सकती, चूँकि उसी ने ये बनाया है, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है, तो वो अपने ठगों और दलालों के माध्यम से इस कानून को लेकर देश में भ्रम फैला देना चाहती है ताकि आप इस कानून की ओर न जाकर इधर उधर भटकते रहें। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है जब आपको अपना ध्यान पूरी तरह से वाट्स एक्ट 2019 पर केंद्रित करना है और इसी की लड़ाई लड़नी है ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस मिल सके। और जो ये गृह युद्ध की स्थिति देश में एजेंट और निवेशकों के बीच बन गई है कि रोज़ाना कहीं न कहीं से मारपीट की, आत्महत्या की सूचनाएं मिलती हैं। ऐसी सूचनाएं मन विक्षोभ से भर देती हैं साथियों, जब किसी निर्दोष एजेंट को फंसाने के लिए निवेशकगण झूठी बातों का सहारा लेते हैं कि विवाद केवल ये है कि किसी एजेंट ने किसी निवेशक का पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवा दिया और वो उसे मिला नहीं। चूँकि या तो सरकार ने कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद कर दी या वो आपका पैसा लेकर के भाग गई। तो निवेशक की पॉकेट में तो ऐसा पैसा है नहीं, एजेंट की जेब में तो है नहीं कि वो निकाल के दे देगा आपको। लेकिन उस एजेंट पर दबाव बनाने के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। कहीं कहीं तो कह देते हैं कि इसने हमारी घर की किसी महिला को छेड़ दिया, या हमसे नौकरी के नाम पर पैसे लिए थे, या हमको कोई और अभद्र शब्द बोल दिया, मारपीट कर दी। इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर लोग
एजेंट्स को प्रताड़ित करते हैं और ऐसी प्रताड़नाओं के चलते ही हमारे 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथी आत्महत्या कर चुके हैं। ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण 1250 से ज़्यादा तो साथियों सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं, जो हमारे कानून के शासन के नाम पर एक तरह से कलंक है। सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सीआरसी, एनसीएलटी, लिक्विडेटर इत्यादि की विफलता के बाद ही देश की संसद ने सबका भुगतान करने के लिए, तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर इसे देश भर में लागू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ कागजों में रह गया। धरातल पर कानून को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई खास यानी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम से संगठन बनाया, पूरे देश में मिशन भुगतान यात्रा आरंभ की, पूरे देश को जगाया, अधिकारियों को इस कानून के विषय में बताया, सरकार को करोड़ों ज्ञापन दिए, सरकार पर भी दबाव बनाया कि वो इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए। लेकिन हम जनमत पैदा नहीं कर सके साथियों। ये हमारी विफलता रही कि जो लाखों करोड़ों ठगी पीड़ित हैं उनमें से हम लाखों को भी सड़कों पर नहीं उतार सके। वो एजेंट और निवेशक के रूप में आपस में ही लड़ते रहे। जबकि सच्चाई ये है कि जितनी भी ये चिट फंड कंपनीज हैं, ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फर्म निधि वगैरह, इनमें जमा करता जो है, जिसको निवेशक भी आप लोग कहते हैं, एक भी निवेशक ऐसा नहीं होगा जो एजेंट ना हो, और एक भी एजेंट ऐसा नहीं होगा जो निवेशक ना हो। तो ये जो चक्रव्यूह रचा है आपको आपस में लड़ाने का, आपकी मेहनत की कमाई को हड़प लेने का सरकार ने और ठगों ने इसे तोड़ने का समय आ गया है, और इसे तोड़ दिया। कल हमारे फतेहपुर के जांबाज वीर बहादुर साथियों ने, हमारी वीरांगनाओं ने, कल हजारों लोगों की भीड़ जब कलेक्ट्रेट फतेहपुर में घुसी, लंबे समय तक वहाँ प्रदर्शन चला, तो शासन और प्रशासन दोनों के हाथ पैर फूल गए और आनंद फानंद। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, मैं वीडियो सुनाता हूँ आपको थोड़ी देर में। वहाँ के कलेक्टर साहब ने तुरंत ये लिखित आदेश जारी कर दिए कि सोमवार से फतेहपुर के ज़िला मुख्यालय पर हर तहसील में, हर थाने में वाट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन लेने आरंभ कर दिए जाएंगे। किसी भी निर्दोष एजेंट को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और सोमवार से तमाम लोग अपने भुगतान के दावे फतेहपुर में वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं। ये तमाम लंबी वार्ता कल कलेक्टर से हमारे साथियों ने की। तमाम साथी अगर इसी तरह से करें जैसा कि हमारे फतेहपुर के साथियों ने अपने बल से ही पूरे माहौल को कानून के पक्ष में, अपने पक्ष में कर लिया है, वैसा ही प्रदर्शन अगर देश भर में हमारे साथी आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से हर जिले में हम इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करा सकते हैं, और शासन और प्रशासन दोनों को पंगु बनाकर हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। साथियों, मैं सुनाना दिखाना चाहूँगा आपको कि कितना ज़बरदस्त ये कलेक्ट्रेट फतेहपुर का सीन है। साथियों, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में पागल की तरह इधर उधर हाथ छान रहे हैं, और एक हमारे एजेंट साथी को गोली मार दी गई है। ये केवल प्रताड़ना का शिकार है। ये सब बंद किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अगला पॉइंट, जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन कंपनियों के खिलाफ जो FIR है उसको इस केंद्रीय कानून वाट्स एक्ट 2019 के तहत कन्वर्ट करते हुए उसमें धाराएं बढ़ाई जाए, जिम्मेदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। फतेहपुर कलेक्ट्रेट को घेर रखा है हमारे साथियों ने। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में वही बोल रहे थे जो ये आवाज़ आप सुन रहे थे। इस लोकतंत्र में साथियों भीड़ का बहुत महत्व है।
और भीड़ भी यदि वो पीड़ितों की हो तो फिर सोने पर सुहागा है। शासन प्रशासन पीड़ितों के समक्ष कुछ नहीं बोल सकता। आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़ितों की भीड़ इस तरह तमाम कलेक्ट्रेट्स को घेर ले तो आपका काम एक दिन में हो सकता है। जिस बट्स एक्ट 2019 को मानने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारी तैयार नहीं थे, उन्होंने भीड़ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और लिखित आदेश हो गया कि सोमवार से सब जगह फतेहपुर में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत काउंटर ओपन होंगे। उन पर बाकायदा पद पट्टिका लगी होगी और सब जगह आवेदन लिए जाएंगे। तमाम थाना प्रभारियों को, चौकी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया गया है कि फतेहपुर के जुरिडिक्शन में किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि उसने किसी का कोई पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया था। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे आंदोलन की, आप सबकी। पूरे देश के साथी इससे प्रेरणा लें और इसी तरह से घेराव करें। 22 अक्टूबर को तो पूरे देश में प्रधानमंत्री के, उस राज्य के मुख्यमंत्री के, एक दो ठग के नेता विपक्ष राहुल गांधी के पुतले आप जलाइए और इसी तरह से कलेक्ट्रेट्स का घेराव करके तमाम कलेक्टर साहिबान को विवश कर दें कि वो इस एक्ट की अनुपालना करें। चूँकि ये एक्ट साथियों पूरे देश में कागजों में लागू है, कोई भी मना नहीं कर सकता कि ये कानून नहीं है या लागू नहीं है। सबको दिखाइए, कानून की किताब अपने पास रखिए, दिखाइए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे भुगतान पटल की स्थापना होनी है, कैसे आवेदन लेना है और उस आवेदन पर क्या क्या कार्रवाई कलेक्टर साहब को करनी है और 180 दिन में किस तरह से उनकी ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम करके आपका जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करना है। ये पूरा एक्ट है, संसद ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। इसलिए इस कानून की किताब भी तमाम साथी पूरे देश भर में अपने पास रखें। तो एक बड़ी जीत है, इस पर तमाम साथियों को काम करना है। कल हम एटा में थे तो एटा में भी हमने इसी तरह से ज्ञापन दिया था, हमारी बातें स्वीकार कर ली गई हैं सब। लेकिन एक और बड़ी खबर एटा से निकल कर साथियों ये आई कि वहाँ अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी साहब का प्रवास है और उनका धरना लगा हुआ था कलेक्ट्रेट में ही, हमारे धरने के साथ में ही। उनसे काफ़ी अच्छी वार्ता हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि साहब मैं तमाम किसान संगठनों को, अपने संगठन को आपके साथ जोड़कर इस लड़ाई को जितवाऊंगा। चूँकि ये भी तमाम किसान और मजदूर ही हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और 15 नवंबर का जो हमारा कार्यक्रम है, चंबल की गोद, धौलपुर और मुरैना के बीच से जो हमने संसद घेराव के लिए पैदल मार्च की योजना बनाई है, उसमें ये तमाम किसान नेता सम्मिलित होंगे। इसी तरह से कई कर्मचारी संगठनों से, मजदूर यूनियनों के साथियों से भी बात हुई है। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है और वो सहमत हैं हमारी रणनीति से कि वो हमारे आंदोलन में सहयोग करेंगे और देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा दिलवाने में मदद करेंगे। निर्दोष साथियों को पुलिस प्रताड़ना से बचवाएंगे और देश को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वो पूरा योगदान देंगे। साथियों में कुछ चीज़ें, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सेबी, सुप्रीम कोर्ट, NCLT, CRC पोर्टल और क्या बोलते हैं अपना लिक्विडेटर और PID एक्ट्स वगैरह से जुड़ी हुई एक चीज़ और आपको बहुत महत्वपूर्ण खबर बताऊंगा। लगभग 150 कंपनीज के विषय में है। वो लिस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शास्त्री जी ने मुझे भेजी है। अभी मैं वो बताऊंगा कि उनका स्टेटस क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले चूँकि कई दिन से मैं दफ्तर में नहीं बैठ पा रहा हूं तो बता नहीं पाया हूं अपने उन साथियों का नाम जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से सहयोग किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्याम नारायण जी हैं, 5 रुपये दिए हैं उन्होंने। विष्णु कुमार जी हैं, उन्होंने 5 रुपये भेजे हैं। अशोक यादव साहब हैं, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। कुंदन सिंह जी ने 200 रुपये भेजे हैं। रामवरण शर्मा जी हमारे जिला उपाध्यक्ष मुरैना, जब हम मुरैना गए थे तो उन्होंने 2100 रुपये से विदाई की थी। हमारी MP शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, उन्होंने किसी साथी को आजीवन मेंबरशिप दी है, उनके 2100 रुपये भेजे हैं। RK महावर साहब हैं दौसा से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। मांगीलाल जी हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। पारस सिंह रावत साहब हैं, उन्होंने 101 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। रीमा देवी जी ने 5 रुपये भेजे हैं।
हेमंत लाल राम साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। सत्यनारायण वाली साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। राजेंद्र कुमार सैन जिला अध्यक्ष अलवर ने 11 रुपये भेजे हैं। आतम सिंह जी ने 100 रुपये भेजे हैं। गुड़िया देवी जी ने 11 रुपये भेजे हैं। जेसी पाल हैं, हमारे एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। मुकेश कुमार जी ने 11 रुपये भेजे हैं। शौकीलाल चौहान साहब हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। पूनम चौरसिया जी हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। विनोद चौहान जी हैं, हमारे जिला संयोजक चंदौली, उन्होंने किसी साथी को उपाध्यक्ष बनाया है जिले में, तो उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। वीरेंद्र जैन साहब हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। उमेश चंद्रा जी ने 21 रुपये भेजे हैं। अतुल बांगरे साहब ने 1 रुपया भेजा है। हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं और उन्होंने 1 रुपया प्रतिदिन संगठन को सहयोग राशि भेजने की घोषणा की है। संतोष तिवारी जी हैं, हमारे बिहार से मेंबर हैं कैमुना के, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। दयानंद साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, उन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं। वो 1000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि संगठन को भेजते हैं। आनंद मौर्य साहब ने 1100 रुपये भेजे हैं। सुष्मिता नेगी जी ने 142 रुपये भेजे हैं। आनंद मौर्य साहब ने 13 रुपये और भेजे हैं, उन्होंने 3 रुपये नहीं, शिराज आलम नाईजी साहब ने 11 रुपये। कन्हैया लाल जी ने 1 रुपया। करण सिंह जी ने 50 रुपया। चेतराम वर्मा जी ने 101 रुपये। विनोद जेठी साहब ने 51 रुपये। हो सकता है कुछ साथियों के नाम 2 बार बोल गया हूँ, चूँकि पहले भी बोल दिए होंगे, कई दिनों से मैं नहीं बोल पाया हूँ, या ये भी हो सकता है कि कुछ साथियों के नाम मुझसे छूट गए हों। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप अब धन का भी त्याग कर रहे हैं, साथ साथ देश के तमाम ठगी पीड़ितों से, निर्दोष एजेंट साथियों से और देशभक्त साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, देश को बचाने की लड़ाई है, भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने की लड़ाई है, लोगों की मेहनत का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाने की लड़ाई है, निर्दोषों को पुलिस प्रताड़ना से बचाने की लड़ाई है, देश को गृह युद्ध में झोंकने का जो षड्यंत्र ठगों ने बेईमानों ने रचा, एजेंट और निवेशकों के मध्य लड़ाई करवाकर उससे देश को बचाने की लड़ाई है इसमें। इसलिए तमाम देशभक्त साथी अपना तन मन धन से सहयोग अवश्य करें, भले ही 1 रुपये का सहयोग करें, वो 1 रुपया भी हमारे लिए 1 करोड़ रुपए जितना होगा। चूँकि हम कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं लेते हैं, कोई कॉमर्शियल फंडिंग नहीं लेते हैं, कोई कॉरपोरेट घरानों से फंडिंग नहीं लेते हैं, किसी देसी विदेशी इंटरनेशनल एनजीओ से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, किसी धार्मिक मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह से भी, चर्च वगैरह से भी कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। हम ये लड़ाई देश को बचाने के लिए, देश के लोगों के ईमानदार देशभक्तों के सहयोग से लड़ रहे हैं। इसलिए आप किसान हों, मजदूर हों, कोई दुकानदार हों या छोटे मोटे प्रोफेशनल हों या जो भी हों, यदि आपको लगता है कि हमारा आंदोलन देश को बचाने के लिए सही मार्ग पर चल रहा है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, तो आप अपना तन से, मन से, धन से सहयोग हमको अवश्य करें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। ये मुझे आप सीधे भेज सकते हैं सहयोग राशि अपनी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि से, यूपीआई वगैरह से। और जहाँ जहाँ देश के लगभग 300 से 400 स्थानों पर हमारा असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 2024 से चल रहा है, आज 40वां दिन है, हमारे कई साथी काल कवलित हो चुके हैं इस आंदोलन में। तो आप हमारे जहां सत्याग्रह शिविर लगे हुए हैं पूरे देश में, कलेक्ट्रेट पर खासतौर से, तहसीलों में, वहां भी हमारे साथियों का सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम 22 अक्टूबर को देश भर में देश के ठग और बेईमानों के पुतले जला सकें और 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर माँ चंबल के आंचल से हम देश की संसद को घेरने के लिए पदयात्रा कर सकें और तमाम साथी अपनी अपनी नज़दीकी नदियों से पवित्र जल लेकर के आएंगे, ताकि हम संसद और सांसदों की धुलाई करके उनके मन में राष्ट्रभक्ति जगा सकें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वाट्स एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन करा के देश के तमाम लोगों का भुगतान करवा सकें। इसमें सहयोग चाहिए तमाम साथियों का। तो साथियों, जो बड़ी खबर और एक महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है ये, निश्चित रूप से आप इसे सुन के चौंक जाएंगे कि कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। लिस्ट ऑफ केस वेयर पैरेलल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिफोर स्टेट PID कोर्ट्स, कोर्ट अपॉइंटेड
कमेटीज एनसीएलटी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला जो नाम है साथियों, आरसी नंबर 832, ये है मैसर्स PACL लिमिटेड एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। 49,100 करोड़ रुपए का मामला है और पैरेलल प्रोसीडिंग के लिए इसमें रिटायर्ड जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की गई थी वर्ष 2016 फरवरी में निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए 9% ब्याज के साथ जमा राशि, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यह आपको सबको पता है, मैं कई बार बताता रहता हूँ। नंबर 2 पे है सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें 14,106 करोड़ रुपए का मामला था। ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी सेबी की कमेटी जस्टिस वो अग्रवाल वाली इसी में बनाई गई थी। किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ। 15% ब्याज के साथ 90 दिन में पैसा देने का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2012 का। तीसरा नंबर है पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का। ये साथियों 7,035 करोड़ रुपए का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रहा है, NCLT मुंबई बेंच में चल रहा है और MPID कोर्ट मुंबई में भी चल रहा है मामला। चौथा मामला है रोज वैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड का। ये 5,000 करोड़ रुपए का प्रकरण है ठगी का और जस्टिस दिलीप सेठ कमेटी अपॉइंट कर दी गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा इसमें। इसी तरह से कुबेर प्लांटर्स का मामला है। ये 2,462 करोड़ का मामला है और ये अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला है 2,039 करोड़ का, MPID कोर्ट मुंबई में चल रहा है साथियों। अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला है 1,916 करोड़ रुपए का। जस्टिस SP तालुकादार कमेटी अपॉइंट कर दी गई है इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा। MPS ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड का मामला है 1,520 करोड़ का। जस्टिस SP तालुकादार कमेटी अपॉइंटेड बाय दिल्ली कलकत्ता हाई कोर्ट। ब्लू चिप कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 1,394 करोड़ रुपए का, MPID कोर्ट पुणे में मामला है। HBN डेरीज एंड एलाइड लिमिटेड का मामला है 1,136 करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, NCLT में चल रहा है और इस पर लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया गया है। तीनों कार्रवाई हुई है इस पर। मेगा मोल्ड इंडिया लिमिटेड का है 888 करोड़ का। इसमें भी जस्टिस SP तालुकेदार कमेटी अपॉइंट हुई है कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा और ये मामला वेस्ट बंगाल का जो PID एक्ट है उसकी जो कोर्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये साईं प्रसाद से जुड़े हुए मामले हैं संभवतः जस्टिस वो वाले। शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड है 774 करोड़ का मामला। इसमें भी जस्टिस SP तालुकेदार कमेटी बनी है कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा। साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज वाला मामला है 615 करोड़ रुपए का, MPID कोर्ट मुंबई का भी इसमें मामला चल रहा है। अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला है 444 करोड़ का, जस्टिस SP तालुकादार वाली कमेटी है इसमें भी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा। GCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का मामला है साथियों। NCLT चंडीगढ़ में भी चल रहा है ये मामला। साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज मामला जो है 394 करोड़ का अलग से, MPID कोर्ट मुंबई में भी चल रहा है। और परमोटेक इंफ्राटेक लिमिटेड वाला मामला है साथियों 331 करोड़ का। इसमें भी वही जस्टिस SP तालुकेदार कमेटी है कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा और ये वेस्ट बंगाल PID एक्ट में भी चल रहा है। समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड वाला मैटर है 301 करोड़ का जो MPID कोर्ट पुणे में चल रहा है और सेबी ने इसमें 42 करोड़ की रिकवरी की है और ये MPID कोर्ट में भी चल रहा है साथियों। जो तमाम स्टेट्स ने अपने अपने अलग से बनाए हुए हैं और 19वां मामला है केरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 261 करोड़ का। चेन्नई की जो NCLT बेंच है और कोची की जो बेंच है इन दोनों मामलों में चल रहा है। इन सब मामलों में सेबी का इन्वॉल्वमेंट भी है साथियों। ये जो लिस्ट में सुना रहा हूँ ये सेबी से अप्रूव्ड है। इसी तरह से हनेमन हर्बल लिमिटेड का मामला है 231 करोड़ का। किम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर लिमिटेड का मामला है 222 करोड़ का।
और रामेल इंडस्ट्रीज़ का मामला है 191 करोड़ का। अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एंड डेयरीज केयर कंपनी लिमिटेड का मामला है 141 करोड़ का। प्रयाग इन्फोटेक हाई राइज लिमिटेड का मामला है 131 करोड़ का। और KMG लैंड डेवलपर्स लिमिटेड का मामला है 96 करोड़ का। फिर GCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वाला मामला है 94 करोड़ का, चंडीगढ़ बेंच वाला। फिर बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड का मामला है 92 करोड़ का। और ये बेसिल इंटरनेशनल तो शायद उस गुर्दा चोर की है, PP सेठी की, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले की। और ये वासनाकर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का मामला है साथियों 90 करोड़ का, नागपुर MPID कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। एक और है सुमंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 85 करोड़ का मामला है। और ब्लेसिंग एग्रो फार्म इंडिया लिमिटेड एंड 6 अदर्स ये 84 करोड़ का मामला है साथियों। तमिलनाडु PIDX का भी मामला चल रहा है, इसमें सेबी का भी है और सेबी ने इसमें रिकवरी भी की है 3 करोड़ की लगभग। और भी कई कोर्ट्स में ये मामला चल रहा है। मैत्रेयी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का मामला है 82 करोड़ का। कस्सा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का मामला है 80 करोड़ का ही। परसराम पुरिया प्लांटेशन लिमिटेड का मामला है 75 करोड़ का साथियों। और रूफर्स इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का मामला है 74 करोड़ का। अश्योर एग्रोवेथ लिमिटेड का मामला है 69 करोड़ का। MVL लिमिटेड का मामला है 65 करोड़ का। रैमेक रियल्टी इंडिया लिमिटेड का मामला है 62 करोड़ का। विव गियोर एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मामला है 61 करोड़ का। GBC इंटरप्राइज लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर वाला मामला है 60 करोड़ का। प्रिज्म इंफ्रोकॉन लिमिटेड का मामला है 59 करोड़ का। आई कोर ई सर्विस लिमिटेड का मामला है 54 करोड़ का। कोलकाता वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला मामला है 47 करोड़ का। विश्वामित्र इंटरनेशनल का मामला है इंफ्रा लिमिटेड का 41 करोड़ का। रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाला मामला अलग से है, इसमें 41 करोड़ का। अस्पेन प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का मामला है 38 करोड़ का। टावर इन्फोटेक लिमिटेड का मामला है 37 करोड़ का। सनशाइन इंफ्रा बेल्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला है 35 करोड़ का। शिवाजी स्टेट लाइव स्टॉक फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड 32 करोड़ का मामला है। स्काई लार्क लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड का 30 करोड़ का मामला है। राहुल हाई राइजिंग लिमिटेड 29 करोड़ का मामला है। हल्दर रियल्टी एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड 25 करोड़ का मामला है। सन प्लांट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 24 करोड़ का मामला है। JSV डेवलपर इंडिया लिमिटेड 23 करोड़ का मामला है। और सुमन मोटर्स लिमिटेड 22 करोड़ का मामला है। पगोड़ा फॉरेस्ट लिमिटेड 22 करोड़ का मामला है। PBG एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 21 करोड़ का मामला है। पैन कार्ड क्लब्स इंडिया पहले भी मैंने बताया था, इसका दूसरा मामला और एक चल रहा है 21 करोड़ का। सिलिकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड 18 करोड़। वायर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17 करोड़। वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड 16 करोड़। फोर सीजन फार्म्स लिमिटेड 15 करोड़। पेलान पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिटेड 15 करोड़। अमेजन कैपिटल लिमिटेड सेकंड 14 करोड़। अमेजन कैपिटल लिमिटेड 14 करोड़ अलग से और है। KSS लिमिटेड है 13 करोड़ का। मार्केट मैन्युपुलेशन यूजिंग GDR इशूज़ 13 करोड़ का। वासनाकर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड 12 करोड़। सन हेवन एग्रो इंडिया लिमिटेड 11 करोड़। सुरक्षा एग्रोटेक इंडस्ट्री लिमिटेड 11 करोड़। मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड 11 करोड़। अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का 10 करोड़ का अलग से और है साथियों। इसमें प्लेटिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 10 करोड़। प्रोग्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड 9 करोड़। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड अर्लियर नाउन एज MS मल्टीएक्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड 9 करोड़। अरविंदो फार्मा लिमिटेड 9 करोड़। ग्रेटर कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 9 करोड़। नवा दिगंता कैपिटल सर्विस लिमिटेड 8 करोड़। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड 7 करोड़ और अलग से है एक 7.74 का। और पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का 7 करोड़ का एक और मामला है। स्वास्थ्य सीमेंट लिमिटेड का मामला है 6 करोड़ का।
क्राटोस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मामला है 6 करोड़ का। फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड का मामला है 6 करोड़ का। मल्टीपर्पज़ बायोस इंडिया लिमिटेड है 5 करोड़ वाला मामला। केजीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का मामला है 5 करोड़ का। वारिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, परिवार डेयरी एंड अलाइड लिमिटेड, श्री साई स्पेस क्रिएशन लिमिटेड, एसी एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड, गोल्ड क्रूडी रिसर्च प्रोप्राइटर, रामेल इंडस्ट्रीज, सुकंता देव, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, जीएसएचपी रियल टेक लिमिटेड, राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंजील एग्रीटेक लिमिटेड, एंजीला एग्रोटेक लिमिटेड, ईएसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेटर कोलकाता इंफ्राकॉन लिमिटेड, गुलशन निर्माण इंडिया लिमिटेड, मैत्रेयी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग इन्फोटेक हाईराइज लिमिटेड, वासनाकर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड, विव ग्योर एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड। शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड का तीसरा मामला साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज वाला, फिर साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज वाला, यस बैंक का साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज, समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड, एंजील एलाइड इंडिया लिमिटेड, और ये है वेवरली इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सुरक्षा फैमिली सर्विस लिमिटेड, फ्रंट रनिंग ट्रांजैक्शन, और ये क्या है ASSDA एग्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, विवग्योर एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्काई इंडस्ट्री लिमिटेड, पिरामिड सामिरा थिएटर लिमिटेड, के नेट फाइनेंस लिमिटेड, PDS एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, मर्लिन एग्री प्रोजेक्ट लिमिटेड, सुमन मोटर्स लिमिटेड। इस तरह से साथियों ये बहुत देर हो जाएगी, लंबा वीडियो बन जाएगा। टोटल जो लिस्ट है लगभग 188 मामलों की लिस्ट है, जिसमें सेबी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NCLT, लिक्विडेटर और क्या बोलते हैं उसको ये राज्यों के PID एक्ट्स के तहत जो मामले उलझे हुए हैं उनको लेकर के ये लिस्ट जारी की गई है, जो ये दर्शाती है। अभी हाल ही में साथियों साईं प्रसाद का भी एक फैसला आया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसले इनके आए हैं और हाई कोर्ट्स वगैरह से, ये तमाम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब साथियों उलझाने वाले केसेज हैं। जब वाट्स एक्ट 20 बन गया, उसमें तमाम PID एक्ट्स को समाहित कर दिया गया, CB एक्ट को कर दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को कर दिया गया, NCLT वाला जो मामला है RBI एक्ट 1934 के एक्ट को कर दिया गया। उसके बाद किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं रह जाता कि वो किसी रिटायर्ड जस्टिस की कोई कमेटी बनाए, चूँकि ऑलरेडी कमेटी बन गई हैं सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की पूरे देश में, वाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ की। तो देश और जो BNS की धारा, BNS 2023 की जो धारा है, क्या बोलते हैं अपना 111 और एक दूसरी कई धाराएं, उनमें भी हर ज़िले के ज़िला कलेक्टर को ही अथॉरिटी बनाया गया है रिकवरी और पेमेंट के लिए, पीड़ितों के भुगतान के लिए। तो अब इन मामलों में भी किसी रिटायर्ड जज को बिठा देना कमेटी बनाकर, मैं समझता हूँ ये गैरकानूनी है। मैं क्या समझता हूँ, है ही गैरकानूनी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को या स्टेट को, NCLT को या सेंट्रल को ये अधिकार नहीं है कि अब भुगतान के लिए कोई तीसरी प्रक्रिया अपनाए। सबको वाट्स एक्ट 2019 की प्रक्रिया का ही पालन करना चाहिए। लेकिन इन प्रक्रियाओं का पालन साथियों इसलिए नहीं हो पा रहा चूँकि आप लोग एकजुट नहीं हैं, इसलिए चूँकि लाइट चली गई है, अंधेरा हो रहा होगा, मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा। साथियों तमाम साथी मेरी बात पर ध्यान करेंगे, कल पुनः लंबी चर्चा करूंगा इस विषय पर। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब लोग 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का पुतला जलाना, 15 नवंबर को चंबल घाटी पर धौलपुर और मुरैना के बीच अवश्य आना, ताकि हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को नंगा करके नतमस्तक कराएं इस कानून के समक्ष और सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं। साथियों
तो मिलता हूं कल। लाइट तो आ गई है दोबारा, लेकिन बीच में अंधेरा हो गया होगा। इसको शेयर जरूर कर देना तमाम साथी, ताकि सब जागरूक हों और तन से, मन से, धन से सहयोग भी अवश्य करना साथियों, चूंकि बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इसको बिना आपके सहयोग के जीता नहीं जा सकता। तो जय हिंद, जय भारत।